आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। मध्य प्रदेश में वजीर आजम ने की ख्वांचा फरोशों से बातचीत। पीने के पानी के लिए प्लास्टिक के बजाय मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने का दिया मशवरा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने असेंबली में पेश किया नया रेवेन्यू बिल। आवाम की सहूलत पहुंचाने नए रेवेन्यू कानून की जरूरत पर केसीआर ने दिया जोर। सेक्रेटेरिएट में दोबारा इसी मुकाम पर तामीर की जाएगी मसाजिद। असेंबली में अकबर अवैसी की नुमाइंदगी पर केसीआर का तयखून। और अवामी शायर कालूजी नारायण राव के जन्मदिन पर सरकारी तकारीब का इनेकाद। केसीआर के बशमूल कई कायदीन ने पेश किया खिराजे अकीदत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के ख्वांचा फरोशों के साथ स्वानिधि संवाद किया। इस प्रोग्राम को वेबकास्ट के जरिए टेलीकास्ट किया गया। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत के 3 ख्वांचा फरोशों से वर्चुअल तरीके से राब्ता कायम करते हुए इनसे बातचीत की। इस मौके पर एक ख्वांचा फरोश से बात करते हुए इनकी जानिब से उगाई जा रही तरकारियों की जानकारी हासिल की। ख्वांचा फरोश ने वज़ीर आज़म को बताया कि वो कीमियाई खाद का इस्तेमाल नहीं करता है बल्कि ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल करता है। याद रहे कि कोविड-19 की वजह से मुतासिर होने वाले गरीब ख्वांचा फरोशों की मदद करने और इनकी रोजी रोटी की सरगर्मियों को दोबारा बहाल करने के मकसद से पीएम स्वनिधि स्कीम पर अमल किया जा रहा है। 21 जून से शुरू की गई इस स्कीम पर तकरीबन 1,40,000 ख्वांचा फरोशों के लिए 140 करोड़ रुपए की रकमी मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश ऐसी रियासत है जहाँ सबसे ज्यादा इस स्कीम के तहत दरखास्तें मंजूर की गई है। लगभग 47% दरखास्तें मध्य प्रदेश से उसूल हुई है। उनको मुश्किलों से निकालने के लिए ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज असेंबली में नया तारीखी रेवेन्यू एक्ट 2020 मुतारिफ कराया। तेलंगाना असेंबली का मानसून इजलास जारी है जिसमें चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ये एक्ट मुतारिफ कराया है। पेश है एक रिपोर्ट। चीफ मिनिस्टर ने नए रेवेन्यू एक्ट 2020 का बिल पेश करते हुए इज़हार मसरत किया और कहा कि नया रेवेन्यू कानून रियासत में तमाम आराजी तनाज़ात की मुस्तकिल बुनियाद पर एकसुई में मददगार साबित होगा। तेलंगाना एबॉलिशन ऑफ द पोस्ट ऑफ विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स बिल 2020। नए रेवेन्यू एक्ट के अहम नुकात इस तरह हैं। कानून के तहत धरानी पोर्टल में तमाम मालूमात इकट्ठा कर दी जाएगी। तमाम ज़राई और गैर ज़राई अराजियात की तफसील इस धरानी पोर्टल पर दस्तियाब होगी। पोर्टल पर दस्तियाब इन तफसीलात तक हर एक को कहीं से भी रिसाई हासिल होगी। किसी भी मामले में किसी भी ओहदेदार को कोई भी फैसला करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं होगा। फैसले नए कानून के तहत ही होंगे। रजिस्ट्रेशन के साथ ही लैंड म्यूटेशन का अमल भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। म्यूटेशन के इख्तियारात आरडीओ से निकाल कर एमआरओ को दिए जाएंगे। सब रजिस्ट्रार्स को सिर्फ गैर ज़राई आराजियात के रजिस्ट्रेशन का इख्तियार रहेगा। एमआरओस को ज़राई आराजियात के रजिस्ट्रेशन के इख्तियारात हासिल होंगे। रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात, पासबुक्स वगैरह डाउनलोड किए जा सकेंगे। मौरिसी अराजी की तकसीम मुश्तरका रजामंदी पर ही मुमकिन हो सकेगी। तहसीलदारों को तमाम अराजियात के पासबुक जारी करने की हिदायत दी जाएगी। ఈ శాసనసభలో ప్రతిపాదిస్తున్నందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన రోజు నేను ఎంత సంతోషంగా ఉన్నానో అధ్యక్ష, ఈ రోజు ఈక్వల్ గా అంతే సంతోషంగా ఉన్నానని మనం చెప్తాం। नए कानून के तहत कवायद की खिलाफ वर्जी पर तहसीलदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ज़राई खर्जे डिजिटल रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर जारी किए जाएंगे। कर्जों की मंजूरी के लिए बैंकों को आराजियात के पासबुक्स अपने पास रखने का इख्तियार नहीं होगा। तमाम वीआरओस को मसावी स्केल के दीगर मुलाजिमतों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। सब रजिस्ट्रार्स के तमाम इख्तियारात तहसीलदारों को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। तमाम ज़ेरे इल्तिवा मामले और फाइलें फौरी एकसुई के लिए
ट्रिब्यूनल कोर्ट को भेज दी जाएगी। కేవలం ప్రజలకు మంచి జరుగుతుంది, ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది, ప్రజలకు అవినీతి బాధలు తప్పుతాయి తప్ప ఉద్యోగులకు ఉద్యోగ భద్రతకు ఎటువంటి డోకా ఉండదు అధ్యక్ష, ఎటువంటి డోకా కూడా ఉండదు। जागीर वाली अराजियात का रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में सरकारी अराजियात के तौर पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। किसी भी किस्म के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी वेबसाइट के जरिए स्लॉट बुक कराना होगा। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक काबिल गौर बात यह है कि किसी भी रेवेन्यू मुलाजिम की मुलाजिमत को कोई खतरा नहीं होगा। वीआरए को स्किल देकर उनकी खिदमात को दीगर महकमों में ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज फिर एक मरतबा इस बात का इरादा किया कि सेक्रेटेरिएट में मुनहदिम करदा 2 मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर की जाएगी। इस मामले में किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। रियासती असम्बली में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की तजवीज़ पर बयान देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मस्जिद और मंदिर को तोड़ना हमारा मकसद नहीं था। इसी मुकाम पर दोबारा 2 मसाजिद तामीर की जाएगी और 2 मसाजिद के दरमियान वाक़ ज़मीन को इमाम की रिहाइश के लिए मुख्तस की जाएगी और मस्जिद को वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाएगा। किसी का मंशा नहीं था, मैं साफ बता रहा हूं। वहां एक टेम्पल भी था। इन चीजों को गिराना हमारा मंशा नहीं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, भगवान को मानता हूं, ये दुनिया जानता है। एक भगवान को मानने वाला दूसरा भी मजहब का भगवान को मानता है, ये भी दुनिया जानता है। इसलिए जहां मस्जिद थे दोनों मस्जिद फिर वहीं बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। वही नहीं, कुछ ज्यादा जमीन भी दे रहे हैं। दोनों मसाजिद के बीच में जो खाली जगह है वो भी वहां के इमाम साहब के लिए अलॉट करता हूं मैं और उसको वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर देता हूं और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे, इंशाअल्लाह से फर्स्ट क्लास बनेंगे। बाज़ाब्ता मैं आपको ये देता हूं और मंदिर भी बनेंगे। इस बीच में हमारे क्रिश्चियन भाई भी आए, सेक्रेटेरिएट है तो हमारे को बना के दो, हमारे लोग भी है, हम भी इबादत करते। मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्रिश्चियन भाइयों के लिए एक चर्च बनेगा, एक मंदिर बनेगा और मसाजिद जो 2 थे हमारे 2 के 2 बनेंगे, बिना किसी शक के। इसमें कोई किसी को शक रखने की जरूरत नहीं। मस्जिद के कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने ऐवान में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का मसला उठाया, जिसका जवाब देते हुए वज़ीर अखिलती उमूर के ईश्वर ने कहा कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ अराज़ियात के लिए कई मरतबा सर्वे कमीशन की जानिब से सर्वे किया गया है। Employees should go verify, reconcile with the revenue department, then give it to the government. Government has to issue a notification, and if any objection comes and no objection comes, then the gazette has to be published. Once the gazette is published, there is a specific time period where anyone can go and challenge. If the gazette is not challenged in a specific period of time, then it cannot be challenged again. अब हो रहा है साहब, ये लोग ये प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, गजीट नहीं छाप रहे हैं। सेकेंड सर्वे में वक्फ लैंड होने के बावजूद भी लीगली वी कैन नॉट फाइट द बैटल, वी आर लूजिंग द बैटल एंड वी लूजिंग द लैंड। तो ये कोरोना से मुतालिक पूछे गए सवाल का असम्बली में रियासत के वजीर सेहत ए राजेंद्र ने जवाब दिया, जबकि इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने ऐवान को बताया कि कोरोना मरीजों से कारपोरेट अस्पताल में वसूली की जा रही है। जायद चार्जेस को रोकने के लिए टास्क फोर्स कमेटी तश्कील दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने ऐवान को यकीन दिया कि कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने के लिए वो गौर करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने अरकान असम्बली को मशवरा दिया कि मुस्तहक गरीब अफराद के इलाज के लिए वो सीएम रिलीफ फंड के लिए रुजू करें। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने उम्मीद जताई कि आलमी वबा को रोकने का पहला वैक्सीन तेलंगाना से ही आने वाला है। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के लिए मजीद 6 माह से 1 साल लग सकता है। गवर्नर ने कहा कि चंद कंपनियां वैक्सीन की तैयारी में आगे है। रियासत के गवर्नर की हैसियत से 1 साल की तकमील के मौके पर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस मामूली नहीं है, ये वायरस वक्त के साथ अपनी नवीयत बदलता रहता है। गवर्नर ने कहा कि वैक्सीन की तैयारी में जल्दबाजी मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अवाम के बीच रहने को ही पसंद करती है। वो तमिलनाडु की बेटी और तेलंगाना की बहन है। सेहत और तालीम के शोबे को वो काफ़ी तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमात मुतारिफ कर रही है।
اننت پور کے کسانوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے. کئی دنوں سے امید لگائے کسانوں کی امیدیں بر آئی ہے. آج خصوصی کسان ریل کا افتتاح عمل میں آیا. آندھرا پردیش کے چیف منسٹر وائی ایس جگن موہن ریڈی، مرکزی وزیر زراعت و دیہی ترقیات نریندر سنگھ تومر، ریلوے کے مملکتی وزیر سریش سی انگڑی نے زوم کے ذریعے جھنڈا لہرا کر ٹرین کا افتتاح کیا. اننت پور ریلوے اسٹیشن سے یہ ٹرین دلی کے لیے روانہ ہوئی. کسان اپنی فصل کو اب اس خصوصی ٹرین کے ذریعے دلی لے جا سکتے ہیں. رافیل لڑاکو طیارے کو کل ہندوستانی فضائیہ میں باضابطہ طور پر شامل کر لیا جائے گا. اس موقع پر ہندوستانی فرانسیسی وزرائے دفاع راجناتھ سنگھ، فلورینس پارلی اور ہندوستانی فوج کے عہدیدار امبالہ میں ایئر بس پر منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں شرکت کریں گے. راجناتھ سنگھ باضابطہ طور پر رافیل طیاروں کو فضائیہ کے حوالے کر دیا. جدید ترین طیارہ ہندوستانی فضائیہ کے 17ویں گولڈن ایئر ویز اسکواڈرن کا حصہ ہوگا. اسی طرح رافیل لڑاکو طیارے کا دوسرا دستہ مغربی بنگال کے ہمسرا ایئر بس پر رکھا جائے گا. عوامی انقلابی شاعر کالوجی راؤ کا جنم دن کو تلنگانہ حکومت نے تلنگانہ بھاشا دیوس کے طور پر منایا. کالوجی راؤ کے 106ویں یوم پیدائش کے موقع پر KCR انہیں خراج عقیدت پیش کیا. پیش ہے ایک رپورٹ. تلنگانہ کی تہذیب و تمدن کی بقا میں کالوجی راؤ کا نمایاں رول ہے. ان خیالات کا اظہار چیف منسٹر KCR نے اسمبلی میں کالوجی راؤ کی پورٹریٹ پر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد کیا. اس موقع پر قانون ساز کونسل کے صدر نشین، وزراء، ارکان مقننہ و دیگر موجود تھے. مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے کالوجی راؤ کی یوم پیدائش کے موقع پر تلنگانہ کی عوام کو تلنگانہ بھاشا دیوس کی مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ کالوجی راؤ تلنگانہ تہذیب کی ایک بہترین مثال تھے. وہ ہمیشہ ناانصافیوں کے خلاف جد و جہد کرتے رہے. کالوجی راؤ کا جنم آج ہی کے دن 9 ستمبر 1914 کو بیجاپور ضلع کے رٹی ہلی گاؤں میں ہوا تھا. وہ ورنگل میں آباد ہوئے. وہ تیلگو، اردو، ہندی، مراٹھی، کنڑ اور انگریزی کے نامور مصنف تھے. خاص طور پر سیاسی طنز و مزاح کے لیے شہرت رکھتے تھے. وہ دلیرانہ اور بے باکی سے اپنے خیال کا اظہار کیا کرتے تھے. علیحدہ ریاست تلنگانہ کے جد و جہد کے اختتام تک وہ نان ملک کی تحریک میں سرگرم طور پر حصہ لیا. کالوجی راؤ نے ایک منفرد انداز سے اپنا موقف پیش کیا. وہ ہمیشہ ناانصافیوں کے خلاف کمر کس لیا کرتے تھے. وہ قانون ساز ایوان میں ہو یا کہیں اور ہمیشہ ایک سادہ انسان کے طور پر رہتے ہوئے عام لوگوں کی نمایاں انداز سے ترجمانی کی ہے. ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد ہر سال حکومت شعراء، ادیبوں، مصنفین، دانشوروں کو کالوجی کے نام پر ایوارڈز پیش کرتی ہے. اس سال یہ اعزاز ورنگل کے شاعر و ناول نگار سری راما چندرا مولی کو دیا جا رہا ہے. بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز. مدھیہ پردیش میں وزیر اعظم نے کی خوانچہ فروشوں سے بات چیت. پینے کے پانی کے لیے پلاسٹک کے بجائے مٹی کے برتن استعمال کرنے کا دیا مشورہ. چیف منسٹر KCR نے اسمبلی میں پیش کیا نیا ریونیو بل. عوام کی سہولت پہنچانے نئے ریونیو قانون کی ضرورت پر KCR نے دیا زور. سیکریٹریٹ میں دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کی جائے گی مساجد. اسمبلی میں اکبر اویسی کی نمائندگی پر KCR کا تیقن. اور عوامی شاعر کالوجی نارائن راؤ کے جنم دن پر سرکاری تقاریب کا انعقاد. KCR کے بشمول کئی قائدین نے پیش کیا خراج عقیدت.